नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और इस वक्त हम प्रयागराज में मौजूद हैं। वो प्रयागराज जहां पर महाकुंभ है और इस महाकुंभ के बीच एबीपी न्यूज सनातन संवाद कर रहा है और हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। धन्यवाद जी। योगी जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले जो कुंभ की जो तैयारियां चल रही हैं, बहुत बड़ा आयोजन, आप कह रहे हैं कि 40 करोड़ के करीब यहां पर लोग आएंगे। इन तैयारियों पर क्या कहेंगे? पूरी दुनिया की नजर इन तैयारियों पर है। रोहित जी, मैं सबसे पहले आपका, आपकी पूरी टीम के साथ ही एबीपी के सभी दर्शकों का महाकुंभ के इस पावन पर्व पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। एबीपी की रिपोर्टिंग को वे लोग यहां से देखेंगे ही, लेकिन मैं उनको सबको आमंत्रित भी करता हूं कि वे इस महाआयोजन का, सनातन गर्व के इस महापर्व के साक्षी बने। इसके लिए मैं उन सबको यहां आमंत्रित भी करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि गत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जी, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन विग्रह के पावन स्थापना का कार्यक्रम सकुशल संपन्न होने का साक्षी पूरा देश और पूरी दुनिया बना था। और इस बार महाकुंभ के इस आयोजन का साक्षी भी पूरा देश और पूरी दुनिया बनेगी। साम्यता दोनों में एक है। गत वर्ष सबकी निगाहें और सबकी राह, सबकी मंजिल एक थी, वो अयोध्या थी। जी, इस बार प्रयागराज है और वो आयोजन है महाकुंभ का। और महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम सब जुड़े हैं। एबीपी ने महाकुंभ को लेकर के इस विशेष कॉन्क्लेव को यहाँ आयोजित कर रही है। मैं इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। योगी जी, देखिए, अगर हम महाकुंभ की हम बात कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म है, निरंतर शोधनशील धर्म मैं इसको कहूंगा, और इसका एक बड़ा सेमिनार इसे भी हम कहेंगे, जिससे हर बार जब जब भी महाकुंभ हुआ, दुनिया के लिए एक संदेश गया। इस महाकुंभ से क्या संदेश दुनिया को मिलने वाला है या आप लोग देने वाले हैं? क्या कहेंगे? देखिए, इस सनातन गौरव का प्रतीक है महाकुंभ का यह आयोजन। इतनी बड़ी आबादी यहां आएगी, यानी दुनिया की तीसरी बड़ी जनसंख्या अगर किसी एक अस्थाई सिटी में देखनी हो तो प्रयागराज में आप देख सकते हैं। इन 45 दिनों में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का यहां आगमन होगा। भारत का एक बृहद रूप लोगों को यहां देखने को मिलेगा। जी, मेरा केवल एक बात कहना है, जो लोग भारत को और भारतीय संस्कृति को कोसना, उसे अपमानित करना और उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिए हैं, जो यहाँ के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना ही अपना जीवन का उद्देश्य बना लिए हैं, उन लोगों को आकर के एक बार यहाँ के देखना चाहिए। कुंभ में, महाकुंभ के इस आयोजन के साथ उनको जुड़ना चाहिए, थोड़ा देखें। जो लोग हमारे बारे में टिप्पणी करते हैं कि यहाँ पे तमाम प्रकार के मत और संप्रदायों के भेद हैं, जी, जातीय विभेद हैं, छुआछूत और अस्पृश्यता के मुद्दे पर टिप्पणी करते हैं, वे लोग कुंभ में आकर के देखें, जहां जातीय और पंथ का भेद समाप्त हो जाता है, जहां छुआछूत और अस्पृश्यता का भाव सदैव के लिए तिलांजलि दे दी जाती है, जहां पे न पंथ का है न संप्रदाय का भेद है, न कोई जातीय विभेद है,
और न ही कोई लिंग का भेद है। महिला पुरुष हो, शैव हो, वैष्णव हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो, सभी लोग आकर के इस पावन त्रिवेणी में ही जी एक साथ स्नान करके जन्म और जीवन को धन्य करते हैं। तो इतना पवित्र अवसर और इतना पवित्र महासमागम दुनिया के अंदर अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और इसलिए लोगों को आके देखना चाहिए और तब सनातन धर्म के बारे में और भारत के बारे में टिप्पणी करनी चाहिए। योगी जी, जिन लोगों का जिक्र आप कर रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि आपने इस कुंभ को भव्य दिव्य बनाने के लिए आपने कई प्रयास किए। अलग अलग राज्यों में आपके प्रतिनिधि गए, निमंत्रण भी दिया गया, लेकिन ये कहा गया कि भाई कुंभ के लिए किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिन लोगों ने कुंभ जैसे महाआयोजन को गंदगी का, भगदड़ का, अव्यवस्था का पर्याय बना दिया था, जो लोग उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किए थे, जिन लोगों ने हिंदू आस्था पर प्रहार करना ही अपने जीवन का उद्देश्य मान लिया हो, उन लोगों के वक्तव्य पर टिप्पणी देना और उनका किसी बात को लेकर के हम लोग कोई भी उसका खंडन मंडन करें, मुझे लगता है कि हमें स्वयं भी ये लगता है कि ये हम लोग अनावश्यक रूप से ऐसे लोगों को महत्व देने का काम कर रहे हैं। ये लोग आज अपने स्वयं के उस वजूद के लिए इनके सामने संकट आ खड़ा हुआ है। कुंभ जैसे आयोजन कैसे होने चाहिए 2019 में? आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उसे एक नई पहचान दिलाई। 2025 में ये महाकुंभ का आयोजन, हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन, और यह एक विशिष्ट आयोजन इसलिए भी है कि विशिष्ट मुहूर्त जो पड़ रही हैं वह 144 वर्ष के बाद आयोजित आ रही हैं जी। और इसलिए पूरा देश और पूरी दुनिया की निगाहें प्रयागराज कुंभ की ओर हैं और सबकी मंजिल भी प्रयागराज की ओर है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के बारे में आमंत्रण देश और दुनिया में जाना ही चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का गौरव है, सनातन गर्व का प्रतीक है। तो इस महापर्व के लोगों को आमंत्रित करें, लोगों के मन में जो उत्तर प्रदेश की पुरानी यादें होंगी उसको समाप्त करके एक नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश को लोग दर्शन कर सकें, आके देखें कि उत्तर प्रदेश आयोजन को किस रूप में जी भव्यता के साथ, आस्था और आधुनिकता के साथ जोड़ करके प्रस्तुत कर रहा है। अगर 2019 का कुंभ एक स्वच्छ कुंभ के रूप में जाना जाता है, तो इस बार का कुंभ डिजिटल कुंभ के रूप में जाना जाएगा। आस्था और आधुनिकता का एक महासंगम होगा जी। और उस रूप में स्वच्छता डिजिटल मैप पर आप देख सकते हैं, टूरिस्ट मैप डिजिटल मैप पे आप देख सकते हैं जी। कुंभ के एक एक आयोजन को, सुरक्षा की व्यवस्था को, कुंभ के एक एक आयोजन को आप डिजिटल मैप पे आप देख सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। योगी जी, आपने बड़े विस्तार से आपकी जो तमाम बातें आपने रखी, आंकड़े आपने यहाँ पर रखे, तमाम एबीपी न्यूज के दर्शक भी इस वक्त सुन रहे हैं, उससे इस कुंभ की जो भव्यता है, जो दिव्यता है, उसका एहसास हो रहा है और हम तो यहाँ देख रहे हैं रिपोर्टिंग के जरिए भी। और 2019 का कुंभ जो रहा, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा रही, उसके आयोजन की और भव्यता की उसकी चर्चा रही। लेकिन मैं फिर एक बात और कहूंगा, क्योंकि आपने बड़े विस्तार से ये बताई, 2013 के कुंभ की चर्चा भी कर रहे हैं कुछ लोग। वो कह रहे हैं कि 13 में भी व्यवस्था थी, लेकिन इस बार ज्यादा कहा जा रहा है। हालांकि आपने आंकड़े दिए हैं, एक एक बात आपने यहां पर बताई है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे योगी जी? देखिए, अगर किसी कार्य में, रामचरितमानस भी इस बात को कहता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। देखिए, कुंभ जैसे आयोजन के लिए या इस प्रकार के किसी भी आयोजन के लिए जी
उस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए लोगों के मन में अगर श्रद्धा का भाव नहीं है तो वे लोग वहां पर उस प्रकार की व्यवस्था नहीं दे सकते, उस प्रकार की बुद्धि उनमें आएगी ही नहीं। तो कहते कि आजम खान प्रभारी थे उस वक्त, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। इसीलिए तो उन्होंने आजम खान जैसे व्यक्ति को कुंभ का प्रभारी मंत्री बना दिया। अपने आप एक भी दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कोई दौरा नहीं किया होगा, क्योंकि उनके पास फुर्सत नहीं रही होगी। 12 बजे सो करके उठने वाला व्यक्ति शाम को 5 बजे अपने मित्र मंडली के साथ फिर अपनी दुनिया में पहुंचने वाला व्यक्ति कुंभ जैसे आयोजन के महत्व को कैसे समझ पाएगा। कुंभ के महत्व को समझने के लिए हमें भारत की वैदिक और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ परिपूर्ण होना पड़ेगा, उसके प्रति आस्था का भाव व्यक्त करने के लिए बनना के योग्य बनना पड़ेगा। 2013 में एक वाकया वह भी था जी, जब मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री संगम नोज पर आए थे और उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ आए थे कि मैं स्नान करूंगा, डुबकी लगाऊंगा संगम में, लेकिन गंदगी को देखा, कीचड़ को देखा और बड़े दुख के साथ उन्होंने कहा कि यही गंगा है, और उसके बाद फिर वे बिना स्नान करके निकल गए थे। 19 का कुंभ भी लोगों ने देखा होगा जी, और 25 का महाकुंभ भी देख रहे हैं। मुझे लगता है जो भी आएगा अभिभूत होकर के जाएगा, भारत के बारे में एक सकारात्मक राय लेकर के जाएगा, और मैं आमंत्रित करूंगा कि सभी लोग आएं, श्रद्धा भाव के साथ आएं, इस श्रद्धा के साथ जुड़ करके इस आयोजन में भागीदार बने। योगी जी, एक और विवाद है कि 55 बीघा जमीन वक्फ की है, ये बार बार ये बात आ रही है पिछले कुछ दिनों से। इस पर आप क्या कहेंगे कि जिस क्षेत्र में जो कुंभ क्षेत्र है 55 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है? ये पूरी लैंड कुंभ के भूभाग को मैंने कहा ना, इस बार हमने विस्तार दिया है जी। 2013 के पहले इसी क्षेत्र में जो आयोजन होते थे वह 1000-2000 एकड़ में हो जाते थे। इस बार यह आयोजन और भी विस्तार पाया है। मुद्दा होता था हर कुंभ में, आजादी के बाद के हर कुंभ में, देखिए जब ये देश गुलाम था, मुगलों ने भी और अंग्रेजों ने भी कुंभ के आयोजन में अनेक रोड़े अटकाने के प्रयास किए थे। वे यहां से वसूली करते थे। उन्होंने उस समय अनेक प्रकार के व्यवधान डालने के प्रयास किए, लेकिन आजादी के बाद भी तो कोई अच्छी सुविधा नहीं दे पाए कुंभ को। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज यहाँ पे कुछ हो पा रहा है जी। और न केवल कुंभ के लिए बल्कि प्रयागराज सिटी भी एक नए रूप में हम सबके सामने है। तो जिन लोगों को ये सब डेवलपमेंट का प्लान अच्छा नहीं लगता, किसी न किसी बहाने कोई न कोई विवाद खड़ा करना, वे लोग इस प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी करके माहौल खराब करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं कि वहां भी वक्फ की लैंड है। जी। मैं ये पूछना चाहता हूं, कुंभ की परंपरा जितनी प्राचीन है, हजारों वर्षों की विरासत के साथ जुड़ी हुई है। हम किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर आप इतिहास देखेंगे 1400 वर्षों का इस्लाम का इतिहास है, और 1400 वर्षों के अपने इतिहास को कोई हजारों वर्षों की इस विरासत पर थोपने का प्रयास करेगा तो वह कतई किसी को स्वीकार्य नहीं होगा। एक, और इसीलिए हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जो लोग कुंभ के भूभाग पर वक्फ की लैंड लेने का दावा कर रहे हैं, वक्फ की लैंड की दावा कर रहे हैं, वह मानसिकता किसी पवित्र उद्देश्य से नहीं हो सकती। किसी अच्छे आयोजन में व्यवधान पैदा करने का एक कुत्सित प्रयास हो सकता है, और यह कुदृष्टि किसी भू माफिया की हो सकती है। इसलिए वक्फ बोर्ड को वे किसी भू माफिया बोर्ड न बनाए, उसको एक वक्फ बोर्ड ही होने दीजिए। और इसलिए हमने उत्तर प्रदेश के अंदर हम जानते हैं कि होता है उनके आकाओं के द्वारा ये पहले से किया जाता है कि जो प्लॉट खाली है वो प्लॉट हमारा है, इस प्रकार के नारे इनके पहले भी लगते रहे हैं। तो इसके पीछे आप कह रहे हैं कि इनके आका हैं?
सभी लोग हैं, वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। कौन इन है लोगों से योगी जी लोग? ये सभी वही हैं जिनके समय में जमीनों पे कब्जा करने की एक मुहिम चलती थी, और वही लोग आज फिर इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। यहाँ कुंभ का आयोजन पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आयोजित होगा। आस्था और आधुनिकता का एक महासमागम के रूप में कुंभ देश और दुनिया के एक सबसे बड़े आयोजन के रूप में सामने आएगा। योगी जी, कुंभ की हमने बात की और आपने बताया कि किस तरह से एक सामाजिक समरसता का बड़ा व्यापक और भव्य संदेश भी है। एक तरफ ये बात है और दूसरी तरफ बटेंगे तो कटेंगे। कुछ लोगों का कहना, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ये तो अपने आप में विभाजनकारी बात है। विभाजन नहीं, इतिहास की ओर झांकने का एक प्रयास है। इतिहास की गलतियों से सबक सीखना, जी, इतिहास के गौरव पर गर्व की अनुभूति करना। बटे थे तो कटे थे, तो बटेंगे तो कटेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यह वह दृष्टि है जो हर भारतवासी की आंखों को खोलने वाला है और हर सनातन धर्मावलंबी के लिए एक संदेश भी है। तो जो संभल में जो हो रहा है उसको किस तरह से देखा जाए? वो प्रयास है या अनायास ही हो गया? क्योंकि विपक्ष कह रहा प्रयास था। देखिए, संभल का सच सबके सामने आना चाहिए। पुराणों में भी संभल के बारे में इस बात का उल्लेख है कि श्रीहरि विष्णु का 10वां अवतार उसी संभल में अवतरित होंगे। पुराणों की रचना आज से 3500 वर्ष से लेकर के 5000 वर्ष पहले के इस व्यापक कालखंड में रची गई थी। 18 पुराण, 18 उपपुराण, ये सभी भगवान वेदव्यास ने जो नींव रखी थी वहीं से प्रारंभ होती है और आज से 3500 वर्ष पहले तक ये रची जाती रही जी। तो ये जो इतिहास है भारत का पुराणों के माध्यम से, उसमें भी इस बात का उल्लेख है। चलिए, जिनका पुराणों में विश्वास नहीं है, भारत के वैदिक परंपरा पर विश्वास नहीं कर रहे हैं जो लोग, मैं केवल उनसे पूछना चाहता हूं, आईने अकबरी ये हमने नहीं लिखा, ये भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं लिखा। यह तो आईने अकबरी अकबर के समय का ग्रंथ है। उसमें इस बात का उल्लेख है कि मीर बांकी ने 1526 में श्रीहरि विष्णु का मंदिर तोड़ करके उसके ऊपर एक ढांचा खड़ा किया, मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा किया, जिसे आज जामा मस्जिद वहां पे कहते हैं। ये मानसिकता क्या है? 1526 में संभल में, 1528 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़ा गया था, मंदिर अपवित्र किया गया था। ये वही श्रृंखला है जो मंदिरों को विध्वंस करती थी, अराजकता फैलाती थी, अव्यवस्था फैलाती थी, और वही मानसिकता आज फिर उन रूप में यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो अलग अलग लोगों के मुंह से इस बात को कह रहा है। तो स्वाभाविक रूप से उस मानसिकता को हम समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, और वही नहीं चाहती है कि संभल का सच लोगों के सामने आए, देश का सच लोगों के सामने आए। उनको राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने का यह गौरव अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें महाकुंभ का ये महापर्व अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें भारत की विरासत और विकास के इस समन्वय को, उनको ये उनका रुचि का विषय भी नहीं है, वे लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे टिप्पणी करेंगे, वो बोलेंगे। लेकिन हमारा काम है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन आगे भी निरंतर इस रूप में करते रहेंगे। योगी जी, आपने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भी जिक्र आपने किया। 1 साल पूरा होने को है अयोध्या में, एक वहां भी भव्य कार्यक्रम आप कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली और लखनऊ से कुछ लोग, अब 1 साल हो गया वो अयोध्या जी नहीं पहुंचे। क्या लग रहा है, यहाँ संगम में डुबकी लगाएंगे? देखिए, संगम में कोई भी भारतीय आ सकता है जी। आस्था के साथ आएगा तो पुण्य का भागीदार बनेगा, और मुझे लगता है कि उसमें रोक टोक नहीं। अयोध्या में भी हर राम भक्त के लिए दरवाजे खुले हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन प्रत्येक की सुविधा का ख्याल रख रहा है। यही अंतर होता है। देखिए, जिन लोगों को अयोध्या के
रामलला विराजमान होने के बाद वहां के डेवलपमेंट प्लान पर आपत्ति थी, जी मैं उनको बताना चाहता हूं 2016 में, देखिए 2016 में अयोध्या में 2,35,000 कुल टूरिस्ट आया था जी। और 2024 में 16 करोड़ पार कर गया है। तो इस 16 करोड़ में वो लोग नहीं आए, लेकिन मैं योगी क्या जी। कर रहा हूं ना, एक तो सुन देखिए ना, कैसे कोई टूरिस्ट उस डेवलपमेंट प्लान का हमने कितना पैसा खर्च किया होगा, केंद्र और राज्य सरकार ने अयोध्या को उसकी पहचान दिलाई। अयोध्या 4 लेन 6 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया है, वहाँ राम जी की पेड़ी का सुंदरीकरण हो गया है, वहाँ गुप्तार घाट का सुंदरीकरण हो गया है, वहाँ के घाट आज सुंदर दिखाई देते हैं, स्वच्छ दिखाई देते हैं, 24 घंटे बिजली है और देश की पहली सोलर सिटी भी अयोध्या बनी। लेकिन मैं एक बार पूछना चाहता हूं और वह ये कि इतना करने पर भी केंद्र और राज्य सरकार ने जो पैसा वहां कुछ भी खर्च किया होगा, उससे ज्यादा अयोध्या से प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को मिल चुका है। उन लोगों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बुद्धि विरासत में नहीं मिलती, कुर्सी मिल जाती है। बुद्धि के लिए प्रयास करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, जमीन से जुड़ना पड़ता है। और आज काशी हो या अयोध्या, मथुरा वृंदावन हो या प्रयागराज, उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को और इसके माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में, श्रद्धालुओं को सुविधा देने, आम जन के जीवन में और भी सहज और सरलता से उनको सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए जो प्रयास कर रहा है वो रिटर्न में कैसे वापस आ रहा है। मैंने एक उदाहरण आपके सामने दिया। आप अनुमान करिए 40 करोड़ लोग जब प्रयागराज में आएंगे जी तो प्रयागराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योगदान देने वाले हैं। तो अगर 7,000-8,000 करोड़ यहाँ पे खर्च होता है, यहाँ की सिटी की कायाकल्प होती है, तो मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए और इसको सर्वत्र अंगीकार करना चाहिए। जी योगी जी, हर बार इस महाकुंभ से संत हैं, बड़े बड़े संकल्प लेते रहे, कई बड़ी घोषणाएं भी हुई हैं। मथुरा को लेकर भी चर्चा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कहा ना, ये सनातन आस्था का पर्व है। सनातन धर्म एक विराट धर्म है, वट वृक्ष है जी। वह विराटता, एकता का हमें दिखाना होगा। जो लोग जाति के नाम पर समाज को बांटना चाहते हैं जी, क्षेत्र और भाषा के आधार पर भारत को कमजोर करना चाहते हैं, हम उनके चंगुल में न फंसे, बल्कि हम उस विराट स्वरूप का दर्शन करें जो भारत की पहचान बन सकता है। और उस पहचान के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और कुंभ का ये संदेश होगा, एक ही संदेश होगा, एकता का। योगी जी, अब इस पूरे संवाद के आखिर में एक और अहम सवाल। देखिए, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, 18,000 पुजारियों को देने की घोषणा वहां पर हो रही है। इसके इतर बड़ी बात कि पूर्वांचल, खासतौर पर यूपी और बिहार के लोगों के फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, ये आरोप भी वहां पर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार का व्यक्ति या उत्तराखंड का कोई नागरिक जी दिल्ली के अंदर है, दिल्ली सरकार की सेवा में है, तो उसको वहां का मतदाता बनने का पूरा अधिकार है। दूसरा, मतदाता बनाने का काम लोकल स्तर पर लोकल सरकार करती है, जो राज्य सरकार दिल्ली की है, और भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से बनता है। कोई इसमें सरकार का बहुत हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये कहना कि ये करें तो संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाने जैसा है। दिल्ली पर जितना अधिकार श्री अरविंद केजरीवाल का है, उतना ही अधिकार उत्तर प्रदेश, बिहार या देश के किसी भी कोने से आए हुए श्रद्धालुओं का अधिकार दिल्ली पर है। और दिल्ली में वहाँ की सुविधाओं के साथ साथ वहाँ के विकास में भी वो योगदान देता है, तो वहाँ मतदाता बनने का उसको पूरा अधिकार होना चाहिए। जी,
योगी जी, आखिर में ये जो पूरी व्यवस्था है, जो भव्य व्यवस्था है और जिस तरह की तैयारी कुंभ को लेकर चल रही है, लेकिन जो लगातार एक सिलसिला चला रहा है पिछले 4 महीने से, मैं देख रहा हूं दीवारों पर, अखबारों पर जो टिप्पणियां हो रही हैं, अब तो पहला बड़ा स्नान आने वाला है, सामने है। क्या कहेंगे आप उन लोगों को? अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, पूरा विपक्ष हो, क्या कहेंगे उनको आप? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि प्रयागराज में आए, वे नहीं कर पाए, लेकिन डबल इंजन की सरकार कर रही है। उन्होंने प्रयागराज से और उत्तर प्रदेश से अपनी वंश वैली को फैलाया होगा, लेकिन बिना किसी लौंग लपेट के डबल इंजन सरकार प्रयागराज का भी विकास कर रही है। आने वाले श्रद्धालुओं के माध्यम से एक नए उत्तर प्रदेश और नए भारत का दर्शन भी करा रही है। आस्था और आधुनिकता के इस महासमागम का वे भी हिस्सा बने। हो सकता है कि प्रयागराज के संदेश को वे भी अंगीकार कर पाए। योगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।